हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञान संग्रह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th, क्लास 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में बहुत अच्छे ढंग से कराई जाती है। पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। चैप्टर 1 का सिविक्स बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, 1 और चैप्टर 2 का। तो आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिए, काफ़ी फायदेमंद होने वाला है वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ बायोलॉजी चैप्टर 3 लेसन 3 का जीव जनन कैसे करते हैं, महत्वपूर्ण 4 प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को फुल वॉच करके जाइए ताकि आप परीक्षा में बेटर से बेटर स्कोर कर सकें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, वर्षा होने के समय मक्का के परागण क्रिया में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। मैंने कि वर्षा होने के समय जब वर्षा होता है तो मक्का के परागण क्रिया में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो हम लोग लिखेंगे दोस्त, उत्तर क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। मक्का के पौधों में वायु परागण होता है। मैंने कि मक्का जो पौधा है उसमें वायु द्वारा परागण होता है। आगे, मक्का के पौधों में नर पुष्प एक मंजरी के रूप में शिखर पर लगते हैं। यानी कि जो नर पुष्प होते हैं वह मंजरी, जो ना कि मोजर आप लोग कहते हैं, वह मंजरी के रूप में शिखर पर लगते हैं। जबकि मादा पुष्प पत्ती की कक्षा में नीचे की तरफ लगते हैं। और ये मादा पुष्प कहाँ होते हैं, तो पत्ती की कक्षा में, माने जो पत्ती का कक्षा जो होता है, पत्ती आप लोग देखे होंगे उसके नीचे लगता है। वर्षा के समय परागण भीग जाएंगे जिससे वे वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि समझिएगा, देखिए क्या है। मान लीजिए जब भाई एक मक्का का पौधा है, मक्का का पौधा है और ये मक्का के पौधा पर ऊपर जो रहता है, ऊपर यहाँ पर शिखर पर मंजरी, मंजरी जो होता है मोजर, उसी पर नर पुष्प रहता है। और जबकि मादा पुष्प जो होता है, मादा पुष्प वो पत्ती के निचले भाग में होता है। और मान लीजिए जब बारिश हुआ तो ये भीग जाएंगे, ये जो नर पुष्प हैं वह भीग जाएंगे और जिससे वो वर्तिकाग्र तक, यानी वह मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे और परागण की क्रिया प्रभावित हो जाएगी। दोस्त, यदि आप इस क्वेश्चन को इसी ढंग से लिख देते हैं तो आपको 2 में 2 देने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। मैंने डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। नेक्स्ट या अथवा में डीएनए प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन। और इसे दोस्त हम बता दें कि आप लोग लिखते हुए चलिए। देखिए, पढ़ेंगे शुद्ध कर देखेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन लिखते हुए आप लोग चलेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग लिखते चलिए। क्या लिखेंगे, डीएनए गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। सही बात है, डीएनए जो होते हैं वह गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। आगे, जो कोशिका के केंद्र में उपस्थित होते हैं। सही बात है, ये जनन की विशेष सूचना को धारण करने वाली प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक प्रकार की सूचना के लिए एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटोन उत्तरदायी होती है। डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक के संतति पीढ़ी में जाता है। मतलब समझिए, डीएनए जो है ना वह गुणसूत्र, हम लोग का जो गुणसूत्र यह है, देखिएगा ध्यान से, यह गुणसूत्र इस पर स्थित होता है। और यह गुणसूत्र कहाँ होगा, तो यह गुणसूत्र होगा कोशिका के केंद्रक में होता है। कोशिका कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। और यह गुणसूत्र ही, यह गुणसूत्र जो है यह आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब कि डीएनए जो होता है यह आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होता है। जो हम लोग का माता पिता का गुण है वह इस गुणसूत्र अर्थात डीएनए के वजह से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। और इसमें क्या होता है तो दोस्त, इसमें प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन में अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोटीन होते हैं। तो इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है। उम्मीद करते हैं दोस्त समझ में आएगा। बहुत इजी वे में लिखा गया है, इससे भी आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है मुकुलन क्या है। तो मुकुलन आराम से सिंपल सा लिखेंगे, शरीर का एक उदर संरचना बनती है शरीर पर, फिर से देखिएगा, शरीर पर एक उदर संरचना बनती है जिसे मुकुलन कहते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, शरीर पर, मान लीजिए शरीर जो है, शरीर पर एक उदर संरचना बनती है, शरीर पर एक उदर संरचना बनती है जिसे मुकुलन कहते हैं। शरीर का केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जाता है और उनमें एक केंद्रक मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है। फिर से समझिएगा, शरीर का केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जाता है और उनमें से एक केंद्रक मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, मुकुलन। यानी सिंपल सा लिखिएगा, शरीर पर एक उदर संरचना बनती है जिसे मुकुलन कहते हैं, जैसे ईस्ट, हाइड्रा, ल्यूको सोलिनिसिया अर्थात स्पंज। आगे बढ़ते हैं, इसे भी नोट कर लीजिएगा। मोनार्की तथा रजोनिवृत्ति में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। ध्यान से दीजिएगा, मोनार्की तथा रजोनिवृत्ति में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो आंसर लिखेंगे, मोनार्की तथा रजोनिवृत्ति में निम्न अंतर है। एक तरफ मोनार्की लिख देंगे और एक तरफ रजोनिवृत्ति। मोनार्की में क्या लिखेंगे, स्त्री में रजो धर्म का प्रारंभ मोनार्की कहलाता है, यानी कि जो रजो धर्म उपस्थित होता है उसे ही मोनार्की कहा जाता है, और स्त्री में जो रजो धर्म का बंद होना रजोनिवृत्ति कहलाता है। यानी रजो धर्म यदि स्टार्ट होता है तो मोनार्की और बंद होता है तो रजोनिवृत्ति। 2 नंबर लिखेंगे, यह 11 से 13 वर्ष की आयु में होता है, और इधर लिखेंगे यह 40 से 50 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। यानी कि मोनार्की जो है 11 से 13 वर्ष की आयु में होता है और रजोनिवृत्ति जो है 40 से 50 वर्ष की आयु में होता है। लिख लेंगे, मोनार्की और एक तरफ रजोनिवृत्ति, स्त्री में रजो धर्म का प्रारंभ होना मोनार्की कहलाता है और स्त्री में रजो धर्म का बंद होना रजोनिवृत्ति कहलाता है। वहीं सेकंड नंबर, 11 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है, यह 40 से 50 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।